हेलो एवरीवन, एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि हम लोग बीपीएससी द्वारा पूछे गए एंशिएंट हिस्ट्री के प्रश्नों को कर रहे हैं। इसके पहले की वीडियो हम इसके 65 प्रश्नों को कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम इसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, अगर इसके पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं, और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक कथन ए और दूसरा कारण आर है। दोनों को ध्यान पूर्वक पढ़ें। कथन ए है, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। सही है। कारण आर है, महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया। ये भी सही है, लेकिन जो है ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, यानी ये कारण गलत है। तो आप क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। ए और आर सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बीपीएससी 1996 का प्रश्न है। इसके बारे में डिटेल देखते हैं। नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिण बिहार के राजगीर, वर्तमान में क्या नाम है इसका, राजगृह के निकट स्थित था। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया था। किसके समय में, गुप्तों के समय में। अगर बात करें नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो कुमार गुप्त ने करवाई थी। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। 12वीं सदी के अंत तक मुस्लिम आक्रमण के फलस्वरूप महाविहार का पतन हो गया। अच्छा, इसको विध्वंस यानी इसको जलाया किसने था, तो बख्तियार खिलजी ने जलाया था। किसने, बख्तियार खिलजी ने इसमें आग लगवा दिया था। अगला है, बंगाल के पाल शासकों द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को संरक्षण देने के फलस्वरूप नालंदा का महत्व घटने लगा। हम बात करें अगर विक्रमशिला विश्वविद्यालय की, इसकी स्थापना किसने करवाई थी, तो आपका पाल शासक धर्मपाल ने इसकी स्थापना करवाई थी। और ये कहां पे है, तो ये बिहार के भागलपुर में स्थित है। ये सारे पॉइंट्स आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार को माना जाता है। किस वंश से संबंधित था ये, आपका हर्यक वंश से संबंधित। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी, तो बिंबिसार ने की थी। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है, मगध की राजधानी कौन सी थी। मगध की राजधानी कौन सी थी, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पाटिलपुत्र और गिरिवज्र दोनों थी, यानी पाटिलपुत्र और राजगृह दोनों थी। ऑप्शन में नहीं है, इसलिए स्टार लगा है। बीपीएससी 2005 का प्रश्न है। दिए गए विकल्प में दो विकल्प ए और सी सही है। मगध की आरंभिक राजधानी गिरिवज्र यानी राजगृह थी। बाद में उदयन ने पाटिलपुत्र को राजधानी बनाया, जो गुप्त काल तक मगध की राजधानी बनी रही। पूछा जाता है पाटिलपुत्र की स्थापना किसने की थी, तो आपका उदयन ने की थी, और बाद में राजधानी बनाया था। ठीक है, मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश के विषय में बौद्ध ग्रंथों एवं पुराणों में अलग अलग विवरण मिलता है। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन सा था, बृहदत्त वंश था। पुराणों के अनुसार कौन सा था, तो बृहदत्त वंश था। इस वंश का पहला शासक जरासंध था। कौन सा, जरासंध, जिसने गिरिवज्र को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्राचीनतम महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। अभी हमने पढ़ा प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो आपका राजगृह थी। कौन सी थी, राजगृह। बाद में कौन बनी, तो पाटिलपुत्र। इसमें प्रारंभिक पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। देखिए ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई नहीं, ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या थी, राजगृह थी। अगला प्रश्न है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौर्य वंश। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल देखते हैं। नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए थे। उग्रसेन, जिसे पुराणों में महापद्म कहा गया, महापद्म नंद जो है नंद वंश की इसने स्थापना की थी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें कितने राजा हुए थे, तो 9 राजा हुए थे। नंद वंश में जनता से बलपूर्वक धन वसूलने, छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों के विरुद्ध हो गई। चारों ओर घृणा एवं असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। इसी का लाभ उठाकर
चंद्रगुप्त मौर्य एवं चाणक्य ने घानानंद की हत्या कर नंद वंश का अंत कर दिया। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अंतिम शासक कौन था? तो घानानंद था। और इसकी हत्या किसने? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने हत्या करके किसकी स्थापना? तो मौर्य वंश की स्थापना कब किया था? 322 ईसा पूर्व में किया था। ये पॉइंट्स भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विशाख दत्त। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विशाख दत्त की कृति मुद्रा राक्षस, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। मुद्रा राक्षस किसकी है? तो आपका विशाख दत्त की रचना है। विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल तथा कुलहीन कहा गया है, पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। और 18वीं शताब्दी में ढूंढीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी। मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाख दत्त के नाम से दो अन्य रचनाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। कौन सा? देवी चंद्रगुप्तम और अभिसारिका वंचितक और अभिसारिका बंधितक। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन मगध का राजा जो है सिकंदर के समकालीन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घनानंद यानी धननंद। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महापद्नंद के उत्तराधिकारियों की संख्या पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों में 8 मिलती है। इस वंश का अंतिम शासक घननंद या घनानंद था, जो सिकंदर के समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमेज कहा है। जेनोफोन उसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताता है। भद्रसाल उसका क्या था? सेनापति था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 ईसा पूर्व में किया था। ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था किससे? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लकड़ी का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पटना में बिहार में पटना के समीप बुलंदी बाग एवं कुम्भहार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। इन्हीं प्रकाश में लाने का श्रेय स्नूपर महोदय को है। बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष तथा कुम्भहार से राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है। अष्टप्रधान का गठन किसने? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिवाजी ने किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। इसमें पेशवा, आमत्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राय एवं न्यायाधीश शामिल थे। ये शिवाजी के राज्य प्रशासन में आधुनिक काल के सचिवों की भांति कार्य करते थे। इनका कार्य राजा को परामर्श देना मात्र था। इसे किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी होता था। और इसकी स्थापना जो है 1674 में शिवाजी ने की थी। ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखिएगा। और उसी समय 1674 में ही राज्याभिषेक हुआ था शिवाजी का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की? निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय यानी दक्षिण की विजय प्राप्त की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल देखते हैं। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों, जैन एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भाग के अनेक स्थलों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही की थी। ठीक है, अशोक ने कलिंग विजय, अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है एवं इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। बस इतना ध्यान रखिए, किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अगला प्रश्न है, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा अभिलेख? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी में क्या है?
तो आपका रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख में यह जानकारी प्राप्त होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में हम डिटेल देखते हैं। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने वहां सुदर्शन झील बनवाई थी। ये पूछा जाता है, सुदर्शन झील तो पुष्यगुप्त। और बाद में अशोक के यूनानी गवर्नर तुसास ने इस जलाशय के साथ साथ बहुत सी नहरें बनवाई। इस प्रांत को अनार तथा सुराष्ट्र कहा गया है। इससे पश्चिम भारत पर चंद्रगुप्त के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, जूनागढ़ अभिलेख। और ये भी ध्यान रखिएगा, सुदर्शन झील पुष्यगुप्त ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अशोक के साम्राज्य में कौन सा सम्मिलित नहीं था? आपका ऑप्शन सी, श्रीलंका इसमें सम्मिलित नहीं था। बाकी अफगानिस्तान, बिहार, कलिंग जो है इसमें शामिल था। डिटेल देखते हैं। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था। द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सुत्यपुत्र, केरल पुत्र एवं ताम्रपर्णी श्रीलंका को छोड़कर सर्वत्र था, क्योंकि इन राज्यों को प्रयत्न या सीमावर्ती राज्य कहा गया है। किसमें? आपका द्वितीय शिलालेख में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? बौद्ध सभा यानी बौद्ध संगीत किस नगर में? आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, सिंगली अनुश्रुतियों, दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राजवंश में पाटलिपुत्र में मोगली पुत्र तिस्य की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया। कहां पे तृतीय बौद्ध संगीत? तो पाटलिपुत्र में। किसकी अध्यक्षता में? तो मोगल पुत्र तिस्य की अध्यक्षता में। कौन सी? तृतीय बौद्ध संगीत। देखिए, पहली बौद्ध संगीत की बात करें, कहां पे हुई थी? राजगृह में हुई थी। किसके समय में? अजात शत्रु के समय में। दूसरी बौद्ध संगीत कहां पे? तो वैशाली में हुई थी। किसके समय में? आपका कालाशोक के समय में। तृतीय बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र में, अशोक के समय में। और चतुर्थ बौद्ध संगीत आपका तो कहां पे? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। और किसके समय में? कनिष्क के समय में। चारों बौद्ध संगीत आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी? ऑप्शन बी, अक्सर पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, प्राकृत भाषा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अशोक का इतिहास में हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है, शिलालेख, स्तंभ लेख एवं गुहा लेख। कौन सा? शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 विभिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। कितने स्थान से? 8 स्थान से। वो कौन कौन है? अक्सर पूछा जाता है ये। सहबाजगढ़ी, मनसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एरुगुड़, सोपारा 8 स्थानों से प्राप्त हुई है। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक एवं ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। ध्यान रखिएगा, लिपि पूछा जाए तो ब्राह्मी लिपि और भाषा पूछा जाए तो आपका प्राकृत भाषा। केवल 2 अभिलेख सहबाजगढ़ी एवं मनसेरा, ये आपका ब्राह्मी लिपि में, आपको खरोष्टी लिपि में। कौन से? सहबाजगढ़ी और मनसेरा किसमें? आपका खरोष्टी लिपि में। ध्यान रखिए, पूछा जाता है ये। तक्षशिला से अरमाइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख कहां से? तक्षशिला के अरमाइक लिपि में। देखिए, सर ए कूना, ये क्या है? सर ए कूना नामक स्थान से यूनानी तथा अरमाइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषी यूनानी एवं सीरियाई भाषा अभिलेख तथा लघमान नामक स्थान से अरमाइक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ। यह सर ए कूना ध्यान रखिएगा, किसमें? यूनानी तथा अरमाइक लिपि में। यह भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, कंधार में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर कौन सी लिखी जाती थी? आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, खरोष्टी लिपि। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय मैसन, प्रिंसेप, नोरिस, लैसन, कनिंघम आदि विद्वानों को है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए, इसमें सभी होगा, राजा के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता, इसमें सभी शामिल थे। ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया।
स्वयं को मगध का सम्राट किसमें? आपका ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाब्रू स्तंभ। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल देखते हैं। भाब्रू यानी बैराट स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रियदर्शी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, इसमें डिटेल देखते हैं। अशोक के अवलोक में सर्वत्र उसे देवानपी कहा गया, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका मतलब होता है देवताओं का प्रिय। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजनीतिक नीतियां। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। यह वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, अपितु राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसकी तुलना माइकियावेली के प्रिंस से की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? वही प्रश्न है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह राजनीति पर आधारित है। ठीक है, ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 7 श्रेणियों में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अक्सर पूछा जाता है, इसको देख लेते हैं। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका, इसको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया। पहला आपका दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक एवं सभासद। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता। ये कभी कभी कथन में पूछ लेता है, इसको ध्यान रखिएगा। मौर्य काल में भी कोई भी व्यक्ति ना तो अपनी जात से बाहर विवाह कर सकता था और ना ही उससे भिन्न पेशा ही अपना सकता था। ठीक है, अगला प्रश्न है, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। अभी हमने पीछे पढ़ा, कहां पे? मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेगास्थनीज जो है किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर की। और ये किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। ये किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। और इसकी पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका है। अगला प्रश्न है, पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी किसने लिखी? पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी एक ग्रीको रोमन पेरिप्लस है। यह रोमन मिस्र के बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इसे लगभग 60 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक ने लिखा। इसने भारत से आयात तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसका लेखक का नाम पता नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है, तो आपका इंडिका में मिलता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेगास्थनीज की है। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल देखते हैं। वस्तुतः पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा एवं सोन नदी के संगम पर हर्यक वंशी शासक उदय ने की थी। अभी हमने पीछे पढ़ा था, किसने? उदय ने की थी। एवं अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी, किंतु विकल्प में उदयन नहीं है, अतः चंद्रगुप्त मौर्य सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर उदयन ऑप्शन में होता है आप उदयन लगाते। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? किसने व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विम कडफिसेस। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुषाण शासकों द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ करना भारतीय उपमहाद्वीप में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। कुषाण शासक भीम कडफिसेस को स्वर्ण मुद्राओं के प्रचलन का श्रेय दिया जाता है, पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। ये किससे संबंधित था? कुषाण वंश से संबंधित था। अगला प्रश्न है, कला की गंधार शैली निम्न में से फली फूली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली किसके समय में? आपका ऑप्शन ए कुषाणों के समय में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिटेल देखते हैं। कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में कला के क्षेत्र में 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ।
गंधार शैली और मथुरा शैली। इन दोनों को कनिष्क की ओर से पर्याप्त प्रोत्साहन दिया गया। गंधार कला यूनानी कला से प्रभावित थी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडो ग्रीक इसे भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीत कश्मीर में आयोजित की? चतुर्थ बौद्ध संगीत अभी हमने पीछे ही बताया, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कनिष्क के समय में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडलवन में हुई। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। किसने की थी? वसुमित्र ने की थी। तथा अश्वघोष, ये अक्सर पूछा जाता है, उसके उपाध्यक्ष कौन थे? तो अश्वघोष थे। इस सभा में महासंघिकों का वर्चस्व था। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया तथा प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखकर उन्हें विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित किया गया। इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक दो अस्पष्ट संप्रदायों में विभक्त हो गया। यह पूछा जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्ण वंश। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूत अपने अमात्य वसुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया। कौन था? तो आपका देवभूत थे। वसुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वह क्या था? कर्ण वंश नाम से जाना जाता है। शुंग के सामान्य अभी ब्राह्मण वंश था। कैसा वंश था ये? ब्राह्मण वंश था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्ण वंश की स्थापना किसने की थी? आपका वसुदेव ने की थी। अगला प्रश्न है, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है किससे? आपका हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी, हाथी गुम्फा अभिलेख से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कलिंग का चेदी शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयन पहाड़ी की हाथी गुफा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ। इनमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों तक के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन दिया गया है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। आगे बढ़ते हैं, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुप्त काल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए। संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे, उनमें से अधिकांश को गुप्त युग में या तो त्याग दिया गया या वहां के आवासन में अपर्याप्त विघटन हुआ। पाटलिपुत्र जैसा महत्वपूर्ण नगर ह्वेनसांग के आगमन तक गांव बन गया। मथुरा जैसा महत्वपूर्ण नगर कुम्भहार, सोनपुर, सागौरा और उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र ह्रास के ही परिणाम क्या प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके समय में? तो आपका गुप्तों के समय में क्या हुआ? नगरों का पतन होना शुरू हुआ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। अच्छा, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो आपका श्रीगुप्त ने की थी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग में किया जाता था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा बंदरगाह का उपयोग जो किया जाता था? ऑप्शन बी, ताम्रलिप्ति। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीपीएससी 2019 का प्रश्न है ये। गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति का एक प्रमुख बंदरगाह था, जहां से उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिम भारत का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? भृगुकच्छ भड़ौस था, जहां से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। इसके अलावा कल्याणा तथा बॉम्बे से भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था। अगला प्रश्न है, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त वंश के शासकों ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिटेल देखते हैं। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया, निदान में दिए। गुप्त लेखों में जिन भूमदानों का उल्लेख किया गया उनमें यह स्पष्ट है कि भूमदान के साथ साथ गांव की भूमि से उत्पन्न होने वाली आय भी ग्रहिता को सौंप दी जाती थी। अगला प्रश्न है, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? यानी गुप्त वंश में भूमि राजस्व की दर क्या थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपज का 6ठा भाग। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुप्त काल में जो लोग राजकीय भूमि पर कृषि करते थे उन्हें उपज का
उपज का एक भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था, जो छठांश होता था। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उद्रंग तथा भाग कर कहा गया। यह पूछा जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। अगला प्रश्न है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देर अत्यधिक है? भागवत संप्रदाय के विकास में किसका? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुप्त का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भागवत यानी वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजवंश राजाओं के शासनकाल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे तथा उन्होंने इसे राजधर्म बनाया था। अधिकांश शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का क्या था? राज चिन्ह था। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता था? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्यभट्ट ने इसकी सर्वप्रथम व्याख्या की थी। आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे? औषधि के क्षेत्र में ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में देखते हैं। सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसे कहा जाता है? तो सुश्रुत को कहा जाता है। यह काशी के रहने वाले थे। इनका काल लगभग 600 ईसा पूर्व माना जाता है। शौनक ऋग्वेद कालीन ऋषि थे। शूद्रक गुप्त कालीन नाटककार साहित्यकार थे। शौमिला गुप्त कालीन नाटककार हैं, जिसे कालिदास ने भास और कविपुत्र के साथ याद किया है। इस प्रकार गुप्त में औषधि के क्षेत्र में उपयुक्त में से किसी ने कार्य नहीं किया। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर परीक्षा में इसका उत्तर क्या माना था? ए माना था, यानी सुश्रुत को माना था। चूंकि गुप्त काल का प्रारंभ 275 एडी श्रीगुप्त से प्रारंभ होता है, जो सुश्रुत के का मान्य काल 600 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के करीब 1000 वर्ष का बाद का, इसलिए सुश्रुत को गुप्त काल के समकालीन मानना क्या है? औचित्यपूर्ण है। ठीक है। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में? ऑप्शन डी नालंदा विश्वविद्यालय में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये किसके समय में भारत आया था? तो चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। 637 ईस्वी में ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया। इस समय यहाँ के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। लगभग 1.5 वर्षों तक नालंदा में निवास कर उसने योग शास्त्र का अध्ययन किया। इसके बाद वह बंगाल, उड़ीसा, धान्यकटक होता हुआ कांची पहुंचा। अपनी यात्रा के दूसरे दौर में ह्वेनसांग पुनः नालंदा आया और व्याख्यान दिए। अगला प्रश्न है, ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण नगर कौन सा था? सूती कपड़ों के लिए सबसे महत्वपूर्ण नगर आपका मथुरा था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। मथुरा औद्योगिक नगरी थी। अर्थशास्त्र ज्ञात होता है कि इसके सूती वस्त्र उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध थे। ह्वेनसांग ने मथुरा की आर्थिक समृद्धि एवं व्यापारिक प्रगति की पुष्टि की। वह लिखता है कि मथुरा के बाजारों में बिकने वाली वस्तुएं काफी सजाकर रखी जाती थी। अगला प्रश्न है, कवि बाण निवासी थे। कवि बाण जो है निवासी थे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पाटलिपुत्र। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाण भट्ट हर्षवर्धन के क्या थे? दरबारी कवि थे। ये पाटलिपुत्र क्षेत्र में निवासी थे। पाटलिपुत्र क्षेत्र के निवासी थे। हर्षचरित, कादंबरी, चंडी शतक इनकी प्रमुख रचनाएं। ये ध्यान रखिएगा, हर्षचरित, कादंबरी और चंडी शतक किसकी है? आपका बाण भट्ट की है। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार भ्रमण किया था। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया था लगभग कब? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। डिटेल देखते हैं। चीनी यात्री इत्सिंग 671 या 672 ईस्वी में जब वह युवक था, अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से उसने पश्चात विश्व का भ्रमण करने का निश्चय किया। वह दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया। 675 से 685 ईस्वी तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। 693 से 94 ईस्वी के लगभग सुमात्रा होता हुआ वह चीन लौट गया। ठीक है, इसलिए ऑप्शन में ही ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फाहियान किसके समय में? ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य कहा जाता है, इसी के समय में आया था। इसको ध्यान रखिएगा।
अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? पीछे बता चुका हूं, कुमार गुप्त। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क आपका जावा सुमात्रा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पालवंशी शासक देवपाल बौद्ध मतानुयायी था। लेखों में उसने परम सौगत कहा गया। उसने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। अगला प्रश्न है, सुवर्णभूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाल पुत्र देव। अभी हमने पीछे पढ़ा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुवर्णभूमि के शासक बालपुत्र देव ने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु तो अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव देने के लिए प्रार्थना की थी। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुसलमान। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किया गया था। यह भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे? खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी ऑप्शन ए, चंदेल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं के समय 950 से 1050 ईस्वी के बीच बनाए गए थे। यहाँ के मंदिरों में कंदारिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। निर्माण किसने? तो चंदेल शासकों ने। अक्सर पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या था? बता चुका हूं, ऑप्शन बी धर्मपाल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विक्रमशिला का विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी। दीपंकर श्री ज्ञान जो उपाध्याय अतीश के नाम से प्रसिद्ध हैं, यहाँ के सर्वाधिक प्रसिद्ध क्या थे? विद्वान थे और ये तिब्बत भी गए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ? किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, कदम का। बाकी चेर चोल पांड्य का इसमें उल्लेख है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। संगम साहित्य में केवल चोल, चेर एवं पांड्य राजाओं के उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है। इन राज्यों के विविध राजाओं के शासन काल का स्पष्ट निर्धारण संभव न होने पर भी संगम साहित्य से कृष्णा नदी के दक्षिण में सुदूर प्रायद्वीप तक राजनीतिक गतिविधियों का पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। अगला प्रश्न है, संगम युग में उरैयूर किसके लिए विख्यात थे? उरैयूर किसके लिए विख्यात है संगम युग में? ऑप्शन बी, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था उरैयूर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में अवस्थित कावेरी नदी के तट पर उरैयूर संगम कालीन चोलों की राजधानी थी। यह कारी एवं वर्णम नामों से भी प्रसिद्ध था। संगम युग में उरैयूर कपास तथा सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन था? मुद्रा राक्षस का लेखक कौन? ऑप्शन बी, विशाख दत्त। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी राजरासों के लेखक कौन है? पृथ्वी राजरासों के लेखक कौन है? ऑप्शन डी, चंद्रबरदाई। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज तृतीय राय पिथौरा के दरबारी कवि चंद्रबरदाई ने पृथ्वी रासों की रचना की थी। अगला प्रश्न है, स्वप्नवासवदत्ता के लेखक कौन है? स्वप्नवासवदत्ता के लेखक कौन? ये भास की रचना है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? सभी को पता है कुमार संभव किसकी है? तो कालिदास की है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, इसमें 17 सर्ग है जिनमें प्रकृति चित्रण तथा कार्तिकेय की जन्म कथा का वर्णन है इसमें। अगला प्रश्न है, अगला है, किरातार्जुनी पुस्तक किसने लिखा? किरातार्जुनी पुस्तक किसने लिखा? ऑप्शन डी, ये भारवी की रचना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस पुस्तक की कथा वस्तु महाभारत से ली गई है, जिसमें अर्जुन तथा किरात वेशधारी शिव के बीच युद्ध का वर्णन है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिलिंद पन्ह। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाली भाषा में बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा लिखित मिलिंद पन्हों में नागसेन एवं हिंद यवन शासक मिनांडर के बीच वार्तालाप का वर्णन है। इसमें व्यापारिक मार्गों का वर्णन नहीं मिलता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी। हर्षचरित सभी को पता है, बाणभट्ट की रचना है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चोल वंश का संस्थापक कौन था। चोल वंश का संस्थापक कौन सा, विजयालय था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीपीएससी 2022 का प्रश्न है, लेटेस्ट प्रश्न है। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने किया था, जो प्रारंभ में पल्लवों का एक सामंती सरदार था। उसने 850 में तंजौर को अपने अधिकार में कर लिया। तंजौर के शिव मंदिर, राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम के काल में हुआ। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न को ध्यान रखिएगा। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने, तो राजराज प्रथम ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था, आपका ऑप्शन ए ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए। चोल शासक की सबसे उल्लेखनीय विशेषताएं स्वायत्त शासित ग्रामीण संस्थाओं के संचालन में परिलक्षित होती है। ग्राम पंचायत चोल काल में प्रसिद्ध था। उत्तर मेरू से प्राप्त अभिलेख से ग्राम सभा के कार्यों आदि का विस्तृत वर्णन मिलता है। कहां से, उत्तर मेरू से, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। वही बात है, ग्राम पंचायत की बात कर रहा है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी चोल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक जो द्वार है क्या कहलाते, ऑप्शन बी गोपुरम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण के मंदिरों के आकर्षक द्वार को गोपुरम कहते हैं। पांड्य चोलों के राज्यकाल में द्रविड़ शैली पनपती रही। पांड्य काल में मंदिर छोटे होते थे, किंतु उनके प्रांगण के चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे, यानी दीवार। इनके प्रवेश द्वार, जिन्हें गोपुरम कहा जाता था, भव्य, विशाल और प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से अलंकृत होते थे। और चोलकालीन वास्तुकला की विशेषताएं मंदिर नहीं अपितु क्या है, गोपुरम है। ठीक है दोस्तों, ये रहे आज के प्रश्न। इसके आगे की वीडियो में हम मध्यकालीन भारत के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।